हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, कल मैंने आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल और आपका आद्य ऐतिहासिक काल की जो उत्तराखंड के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए थे नई बुक से। और आज आप लोगों का जो नया आपका यहाँ पर है वो है थर्ड वाला पोर्शन, ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत भी होते हैं और साहित्यिक स्रोत भी होते हैं और उनको पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी। तो ये आप जानते हैं कि उत्तराखंड में जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी जिसने शासन किया था वो थे कुड़िन। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है ना। और जो कुड़िंद थे ना, इनकी जो जानकारी हमें मिलती है, इनकी जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, कुड़िंद प्रकार की मुद्राओं से मिलती है। कुड़िंदों के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, कुड़िंद मुद्राओं से मिलती है। और ये ऐसा माना जाता है कि जो कुड़िंद थे ये किसके अधीन थे या किसके अधीन माने जाते हैं कुड़िंद, तो आप कहेंगे मौर्यों के अधीन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि आपका जो कुड़िंद थे ये किसके अधीन माने जाते हैं, तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर मौर्यों के अधीन। क्या थे, मौर्यों के अधीन थे। तो किस लेख के अनुसार कुड़िंद लोग आरंभ में मौर्यों के अधीन थे, तो कौन सा अभिलेख ये बताता है। आंसर हो जाएगा कालसी। कालसी का पुराना नाम सुधनगर और कालकूट आपको मैंने कराया है। आई होप कि याद होगा आप लोगों का। अशोककालीन अभिलेख है, इसी से हमें पता चलता है कि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे। एक तो ये हो गया कि कौन सा अभिलेख बताता है, दूसरा ये हो गया कि किसके अधीन थे, है ना। अच्छा, ऐसा कौन सा हमारा जो इतिहासकार है जिन्होंने कुड़िंदों ने जिसने कहा, जिसके अकॉर्डिंग कुड़िंद उत्तराखंड में लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक शासन किया, किसके अकॉर्डिंग, यशवंत सिंह कटौज के अकॉर्डिंग। इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे यहाँ पर देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, असंगत युग्म का चयन करना है। कुड़िंदों की पहली राजधानी कालकूट थी। क्या कुड़िंदों की पहली राजधानी कालकूट थी? जी हाँ, कुड़िंदों की पहली राजधानी कालकूट थी। महाभारत में कुड़िंदों को क्या द्विज कहा गया है, बताइए। जी हाँ, महाभारत में कुड़िंदों को द्विज, और जो कुड़िंद नरेश हुआ करते थे शासक, उन्हें द्विज श्रेष्ठ कहा गया। देखो, कुड़िंदों को तो द्विज कहा गया, लेकिन जो नरेश हुआ करते थे ना, द्विज श्रेष्ठ कहा गया। क्या कहा गया? श्रेष्ठ कहा गया। तो ये भी सही है। कुड़िंदों की दूसरी राजधानी क्या शत्रुघ्न थी? जी हाँ, कुड़िंदों की दूसरी राजधानी क्या थी? शत्रुघ्न थी। अब अमोघ भूति बेटा कुड़िंदों का ही क्या था, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली प्रतापी शासक जो माना जाता है वो अमोघ भूति। तो चंद्र वंश का नहीं है, वो कुड़िंद वंश का है। तो आंसर यहाँ पर डी, असंगत गलत बताना था, गलत यही है। और जो कुड़िंद थे ना, ये आपका शैव धर्म को मानते थे, शैव धर्मावलंबी थे। ये भी आपको याद रखना, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है, महाभारत और अष्टाध्यायी में कुड़िंदों की जानकारी मिलती है। तो कुड़िंदों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कौन से ग्रंथ है, एक तो महाभारत और दूसरा अष्टाध्यायी है। वन पर्व में कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख, तो आपसे पूछेगा कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख कौन से पर्व में मिलता है महाभारत के, तो आप कहेंगे वन पर्व में मिलता है। यहाँ पर आंसर कर दो कि किस पर्व के अनुसार कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है, तो आप कहेंगे वन पर्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। किस धर्म को मानते थे ये? शैव धर्म को मानते थे। किस विदेशी लेखक ने कुड़िंद शासन का वर्णन किया है? ऐसा कौन सा जो है विदेशी शासक है जिसने कुड़िंद शासन का वर्णन किया है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? टॉलमी। क्या हो जाएगा बेटा? टॉलमी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी।
आगे क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, कुड़िंद शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई। देखो भाई, जो कुड़िंद मुद्राएं है ना, तो कुड़िंद मुद्राएं आपको ध्यान रखना है कहाँ से प्राप्त हुई हैं। सो इसका सही आंसर हुआ देवढुंगा उत्तरकाशी और अठूड़ टिहरी, इन दोनों जगह से क्या मिली है, यहाँ पर मिली है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी आपका सही आंसर होगा, 6 का सी हो जाएगा। कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है। कालसी जो अभिलेख है या शिलालेख है उसमें किसका चित्र मिलता है, किस पशु का चित्र मिलता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें मिलता है किसका, 7 का ऑप्शन ए हाथी का। किसका मिलता है, हाथी का चित्र यहाँ से मिलता है। इतना क्लियर हुआ है। देखो भाई, कुड़िंदों के बारे में ना 5 अभिलेख मिले हैं, 4 कहाँ से मिले हैं, भरहूत से, और 1 कहाँ से मिला है, मथुरा से मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही कुड़िंदों के जो समकालीन थे, कुड़िंदों के समकालीन कौन से वंश माने जाते, एक है योधे वंश और दूसरा है ओदुम्बर वंश। कौन सा है, ओदुम्बर वंश को भी इनका क्या माना जाता है, समकालीन माना जाता है। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना, अमोघ भूति जो था ना, अमोघ भूति की रजत और ताम्र मुद्राएं जो है पश्चिम में व्यास से लेकर के अलकनंदा और दक्षिण में सुनेत से बेहद तक क्या मिली हैं, प्राप्त हुई हैं। और अमोघ भूति जो था ना, इसने दक्षिण में सुनेत जो लुधियाना वो बेहद जो कि सहारनपुर में पड़ता है, यहाँ पर अमोघ भूति की मुद्राओं में प्राकृत भाषा में राज्ञः कुड़िंदसः अमोघ भूतिस महरजस अंकित किया गया। इसने ये उपाधि भी धारण की थी, तो आपको ध्यान रखना है। और इसी में जो है ना, इसमें इसने देवी तथा मृग का अंकन भी किया था मुद्राओं में, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 8 हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हाथी हो जाएगा। कुड़िंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था। अभी ऊपर बताया है कुड़िंदों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, अमोघ भूति था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का ए। कुड़िंद नरेशों को किस ग्रंथ में द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। अब बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। द्विज श्रेष्ठ महाभारत, किसमें, महाभारत में इन्हें क्या कहा गया है, द्विज श्रेष्ठ कहा गया नरेशों को। और कुड़िंद लोगों को, कुड़िंदों को द्विज कहा गया है, कुड़िंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया। निम्न में से किस लेखक के अनुसार राज्य में कुड़िंदों ने लगभग 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक क्या किया है, शासन किया है। सो किसके अकॉर्डिंग, अभी मैंने बताया भी था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। अमोघ भूति की कौन सी मुद्राएं पश्चिम में व्यास अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनेत बेहद तक प्राप्त हुई हैं। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर रजत और ताम्र दोनों ही हैं, ऑप्शन सी आपका सही होगा। राज्ञः कुड़िंदस अमोघ भूतिस महरजस किस भाषा में लिखा गया है। तो ये अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनमें लिखा गया है, कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में। अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार एवं छत्रेश्वर, ये कहीं कहीं पर छत्रेश्वर होता है तो कहीं चत्रेश्वर लिखा होता है, तो दोनों याद रखना है। प्रकार की मुद्राओं का संबंध किससे है, तो भाई कुड़िंदों से ही है। किससे है, कुड़िंदों से है। अब जो ये मुद्राएं मिली है ना, 3 प्रकार की मुद्राएं मिली है कुड़िंदों की मुद्राएं, अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा और छत्रेश्वर। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं रजत और तांबे की बनी हैं और इन मुद्राओं में 2 लिपियों का प्रयोग, एक है ब्राह्मी लिपि, एक है आपका ब्राह्मी लिपि के साथ खरोष्ठी लिपि, तो द्विलिपीय यहाँ पर प्रयोग लिखे गए हैं। अमोघ भूति की मुद्राओं में किसका अंकन मिलता है, देवी और मृग का यहाँ पर मिलता है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राएं शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त, मगभत कुड़िंदों से संबंधित है। पूछ लेगा इनमें से कौन सी मुद्राएं शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त और मगभत कुड़िंदों से रिलेटेड है, तब आप आंसर क्या करेंगे यहाँ पर, अल्मोड़ा प्रकार। अल्मोड़ा से जो मुद्राएं प्राप्त हुई ना 4, वो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित हैं। और अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से मिली हैं। और अल्मोड़ा प्रकार की जो कत्यूरी घाटी से मिली 54 मुद्राएं हैं, इसमें एक शिवदत्त की और एक आसे की और शेष मुद्राएं गोमित्र की हैं।
ब्रिटिश संग्रहालय में क्या किया गया है ने शिवरक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा भी है जो डॉक्टर महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई थी। अल्मोड़ा सिक्कों में जो है 8 कुड़िंद नरेशों के नामों का उल्लेख मिलता है। कुड़िंदों के अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में पूजते थे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इनके बारे में। चलो भाई, ये मुद्राओं के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि जो मुद्राएं हैं ये कुड़िंदों की हैं। अमुकभूति प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है, मैंने अभी बताया है, दोनों ही लिपियों का इसमें प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि भी है और खरोष्टी लिपि भी है बेटा। क्या है? ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों ही लिपियां यहाँ पर प्रयोग हुई हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। अमुकभूति प्रकार की मुद्राओं में कौन से चित्र अंकित हैं? बताइएगा कौन से चित्र यहाँ पर अंकित हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मृग और देवी दोनों का ही है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा। अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कतियूर घाटी में मिली हैं? कतियूर घाटी में अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं मिली हैं? आंसर क्या हो जाएगा 16 का आप लोगों का? ऑप्शन ए हो जाएगा 54। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक कोशिश आप लोगों के लिए की गई है। टाइम नहीं मिला था पीपीटी वगैरह बनाने का, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। कर्क रेखा और भारत के पड़ोसी देश, बेसिक क्वेश्चन है भले ही, लेकिन एग्जाम में कभी आ जाता है ना। पड़ोसी देश आपको याद करने हैं, किसके साथ सबसे लंबी लगाते हैं, किसके साथ छोटी, और कर्क रेखा कौन सा अक्षांश है, तो उसे एक बार देख लेना। पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व, कर्क रेखा के जो बीच में राज्य पड़ते हैं उनको आप याद कर लेना। क्रम लगाने के लिए आ जाता है कौन सी नदी, वो वीडियो अभी 10 मिनट का आ रहा है, आप उसे देख लीजिएगा। अमोघभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ है? तो अमोघभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ था? तो वो थे कौन? 17 का यहाँ पर सही आंसर होगा 20। शकों ने अधिकार किया था। किसने किया था? मैदानी भागों में शकों ने अधिकार किया था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, शकों ने किया था। आगे यहाँ पर क्या है फिर? कुड़िंद शासकों के अधिष्ठाता देव कौन थे? बताया अभी मैंने आप लोगों को, आंसर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्रेश्वर। क्या हो जाएगा? छत्रेश्वर, है ना। इनको भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं किस संग्रहालय में संरक्षित रखी गई हैं? बताइए। ब्रिटिश संग्रहालय में। कहाँ पर? ब्रिटिश संग्रहालय। कटारमल सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत किसकी पुष्टि करता है? तो आपको याद रखना है कि जो कटारमल मंदिर है ना, ये शकों के बाद, शकों ने मैदानी भागों में क्या कर लिया था? अधिकार। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन, और सूर्य मंदिर एवं सूर्य मंदिर मूर्तियां और मंदिर जो है ये जो उपस्थिति बताती हैं कि यहाँ पर शकों ने अधिकार किया था। अल्मोड़ा के कोसी के पास कटारमल सूर्य मंदिर विशेष रूप से फेमस है कि जो जिससे पता चलता है कि यहाँ पर हाँ शकों ने यहाँ पर अधिकार किया था। सो कटारमल सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत किसकी पुष्टि करता है? तो शकों की करता है। किसके करता है बेटा? शकों की पुष्टि करता है। अब देखो, शकों के बाद जो है ना प्रथम सदी के उत्तरार्ध में राज्य का जो तराई वाला भाग था वहां पर कुषाणों ने अधिकार किया है। किसने अधिकार किया है? कुषाण। वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार और गोविषाण काशीपुर से क्या मिले हैं? पर्याप्त मात्रा में कुषाण कालीन अवशेष मिले हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि कुषाण कालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? आप ध्यान रखना, वीरभद्र ऋषिकेश का पुराना नाम, मोरध्वज कोटद्वार, गोविषाण काशीपुर, यहाँ से कुषाणों के अधिकारों का उन्होंने यहाँ पर अधिकार किया था तराई क्षेत्र में, उसके यहाँ से बहुत सारे अवशेष मिले हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? जो कुषाण वंश था, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो किसे माना जाता है? तो याद रखना है वो है कनिष्क। कौन है? कनिष्क।
और जो एक गोविशाण यानी कि आपका वर्तमान काशीपुर है ना, इसकी यहाँ से सिक्कों की खोज 1960 में किसने की थी? केपी नौटियाल ने करी थी। ये भी आपको याद रखना है। आप क्वेश्चन ना वीरभद्र, मैंने कहा कि ऋषिकेश पूछ लेगा कि ऋषिकेश का पुराना नाम वीरभद्र, कोटद्वार का पुराना नाम मोरध्वज, काशीपुर का पुराना नाम क्या है? गोविशाण है। कुषाणों का शक्तिशाली शासक कनिष्क था, जिसने तराई क्षेत्र पर अधिकार किया और अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर इसकी राजधानी थी। कुषाणकालीन मुद्राएं निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो कुषाणकालीन जो मुद्राएं, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो इन तीनों जगहों से हुए हैं, इसलिए ऑप्शन डी। पुरुषपुर यानी कि पेशावर किस वंश की राजधानी थी? मैंने कहा शक्तिशाली राजा कनिष्क था कुषाणों का, और इसकी जो राजधानी थी पुरुषपुर अर्थात पेशावर थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के जो सिक्के हैं वो किसने जारी किए थे? सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? जल्दी से बता दो। तो सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जो है ना वो किसने जारी किए थे? ये करे थे भाई किसने? भारत में, पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक शुद्ध सोने के जो सिक्के हैं वो कुषाणों ने जारी किए थे। किसने? कुषाणों ने। ऑप्शन ए। ये ना कि पूरे उत्तराखंड अपितु पूरे भारत में बात हो रही है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था? रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक वो भी कौन था? कनिष्क था। ऑप्शन सी। किस वंश की मुद्राओं में शिव एवं नदी का चित्र बना है? शिव और नदी का चित्र कौन से वंश की मुद्राओं में मिला है? तो आंसर हो जाएगा ए, कुषाणों। किसके? कुषाण आपका यहाँ पर सही होगा। कुषाण शासक था वासुदेव दूसरा, वासुदेव द्वितीय है ना। वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविशाण टीले से मिली हैं, जिनमें शिव और नंदी, नंदी करना है इसे, शिव और नंदी के चित्र वहां पर बने हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। और आगे क्वेश्चन, शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? आप सभी जानते हैं कि जो शक संवत की शुरुआत करी थी 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में कनिष्क ने ही शक संवत चलाया था, जिसका उत्तराधिकारी था हुविस्क। कनिष्क का उत्तराधिकारी हुविस्क था। हुविस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती से 1972 में मिली हैं। तो ये आपको याद करना है, रिवीजन करते हुए चलना है। आंसर, शक संवत किसके द्वारा चलाया गया? तो आंसर कहेंगे आप, किसने चलाया था? कनिष्क ने। और इसका उत्तराधिकारी कौन था? हुविस्क था। हुविस्क की कितनी मुद्राएं मिली हैं? 44 स्वर्ण मुद्राएं। कहाँ से? मुनि की रेती से। कब मिली हैं? 1972। कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन सा शासक था? 28 का भी हुविस्क था। कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो ये जो 3 मुद्राएं हैं ये आपको याद रखना है, मैंने बताया है गोविशाण से प्राप्त हुई है। कहाँ से? गोविशाण। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। कुषाण शासक हुविस्क की स्वर्ण मुद्राएं 44 मुनि की रेती टिहरी से प्राप्त हुई हैं। और कब? ऑप्शन हो जाएगा ए, 1972। क्या हो जाएगा? 1972 आपका यहाँ पर सही होगा। जौनसार, भावर, देहरादून एवं कालो डाडा लेसडाउन, ठीक है ना, से किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? सो आपको याद रखना है, कुषाणों के बाद जो आता है वो है आपका योधे वंश। तो योधे वंश आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? सही आंसर होगा योधे वंश। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन, किस शासकों के सिक्कों में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित हुआ है? तो शूलधारी कार्तिकेय का जो चित्र अंकित हुआ है वो योधे कालीन, क्या है? योधे कालीन मुद्राओं में देखने को मिलता है। ऑप्शन 32 का सी यहाँ पर सही होगा, है ना। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शासन करने वाली ऐसी शक्ति जिनकी जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है और महाभारत में भी उसका वर्णन मिलता है, वह कौन सी शक्ति है?
सो याद रखना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 का आपका सही आंसर होगा कुड़िंद। कौन सा हो जाएगा? कुड़िंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन, भारत में कुड़िंदों से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कुड़िंदों से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना, मैंने आपको बताया था 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से? 4 मैंने कहा था कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जल्दी से बताओ। 4 अभिलेख भरहूत से, है ना, भरहूत से, और 1 अभिलेख मथुरा से, टोटल 5। महाभारत में कुड़िंद शासकों को क्या कहा गया है? महाभारत में कुड़िंद शासकों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है, और कुड़िंदों को द्विज का ऐसा शासक जिसके सिक्कों पर ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग के साथ साथ मृग और देवी के चित्रों का अंकन था। उसने उत्तराखंड में व्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच क्षेत्र में शासन किया। वो कौन था? आप जानते हैं, सबसे प्रतापी शासक था कुड़िंद का। ऑप्शन बी। निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तालेश्वर ताम्रपत्र, तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है आपसे पूछा है। सो 37 का ऑप्शन ए ब्रह्मपुर से। किससे है बेटा? ब्रह्मपुर से इसका संबंध है। आगे क्वेश्चन देखेंगे आप, ऐसा राज्य जो गंगा नदी से करनाली नदी तक विस्तृत और पर्वताकार नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे है, निम्न में से गोविशाण राज्य के अंतर्गत क्षेत्र था। गोविशाण राज्य के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र था? सो आप कहेंगे उसका नाम है क्या? क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन डी काशीपुर, रामपुर, पीलीभीत। ये सारे के सारे थे, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा। कनिंघम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य जिसका हिस्सा रहा है वह कौन है? बताइएगा। कनिंघम के अकॉर्डिंग, कनिंघम के अकॉर्डिंग बताइएगा, शत्रुघ्न राज्य किसका हिस्सा रहा है? जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ना, आपको याद रखना है वो है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 40 एंड ऑप्शन सी सिरमौर। क्या हो जाएगा? सिरमौर। देखो जी, ब्रह्मपुर आ रहा है। ब्रह्मपुर क्या है बताओ? हर्षकालीन चीनी यात्री था ह्वेनसांग, जो ना हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, ठीक है। और हिमालय के ह्वेनसांग हिमालय पोली हिमो पूलो ब्रह्मपुर राज्य में गया था। इसी ने जो है ब्रह्मपुर को पोली हिमो पूलो कहा था, जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, और यह हर्ष के अधीन था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ वाला गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक कौन था? गोत्रीय वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर ये हो जाएगा सीलवर्मन। क्या हो जाएगा? सीलवर्मन। बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? शीलवर्मन ने। किसने कराया था? शीलवर्मन। नेक्स्ट है कि राजा सीलवर्मन ने किस नदी के तट पर अश्वमेघ यज्ञ करवाया था? राजा सीलवर्मन ने किस नदी के तट पर अश्वमेघ यज्ञ करवाया था? यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना। 43 का बी। शीलवर्मन ने कितने अश्वमेघ यज्ञ करवाए हैं? इन्होंने जो यज्ञ करवाए हैं, टोटल कितने कराए हैं? 4 यज्ञ कराए हैं। कितने कराए हैं इन्होंने? 4 यज्ञ कराए थे। आंसर यहाँ पर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, किस वंश की जानकारी वृहता संहिता एवं मुद्रा राक्षस से मिलती है? सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कुलूत। क्या हो जाएगा बेटा? कुलूत। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? कुलूत। कुलूत वंश जो था ना, कुलूत वंश की जानकारी वृहत संहिता और मुद्रा राक्षस से मिलती है। कुलूत वंश का जो प्रतापी शासक था वो था वीरियस था। कौन था? वीरियस था। योद्धे के बाद यहाँ पर अलग अलग आते रहे भाई, है ना। उसके बाद आपका कुलूत वंश भी इसी में आया था, ये आपको याद रखना है। आगे है यहाँ पर
निम्न में से किसके अनुसार हूण राजा, इस क्वेश्चन रह गया, करतरपुर राज्य की राजधानी कहाँ थी? जो करतरपुर राज्य था, इस करतरपुर राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? कार्तिकेयपुर। क्या हो जाएगा 47 का बी, कार्तिकेयपुर। निम्न में से किसके अनुसार हूण राजा तोरमाण व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा था? तो ये राहुल सांकृत्यायन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस प्रस्तुति में करतरपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है? 49 का बी, प्रयाग प्रस्तुति में। प्रयाग प्रस्तुति में कहा गया है कि करतरपुर राज्य जो है वो गुप्त साम्राज्य के अधीन रहा था। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे यहाँ पर फिर से क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो रहा है नंबरिंग आपका। निम्न में से करतरपुर राज्य क्षेत्र में आते हैं, करतरपुर राज्य क्षेत्र में कौन आता है? जल्दी से आंसर कीजिएगा, करतरपुर राज्य क्षेत्र में कौन आता है? तो याद रखना है, करतरपुर राज्य क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहेलखंड का उत्तरी भाग आता है। तो आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप लोगों का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का है, लाखा मंडल से मिले खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित है? खंडित है ना, कोई वैसा यहाँ से कोई ऐसा साक्ष्य तो मिलता नहीं, लेकिन खंडित है। तो जो खंडित है ना वो कौन से वंश का है? छांगलेश वंश का। किसका है बेटा? छांगलेश वंश से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि जो खंडित अभिलेख है इसमें 7 राजाओं के नाम मिलते हैं। इन अभिलेखों में पहला नाम नरपति जयदास और अंतिम नाम छत नामक राजा का नाम मिलता है। ऑप्शन सी, खंडित अभिलेखों में से कितने राजाओं के नाम मिले हैं? 7। यदुवंश का संस्थापक कौन था? तो यदुवंश का जो संस्थापक था 6वीं और 7वीं सदी के आसपास यदुवंश रहा है, और उसका शासन संस्थापक कौन था? तो संस्थापक बेटा याद रखना है, ऑप्शन हो जाएगा बी, सेन वर्मन। कौन था? सेन वर्मन को इसका संस्थापक माना जाता है, जिसने राजधानी यमुना प्रदेश सिंहपुर को बनाया था। आगे है, यदुवंशी राजाओं की जानकारी किस लेख से मिलती है? यदुवंशी राजाओं की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन राजकुमारी ईश्वरा। राजकुमारी ईश्वरा के लेख लाखा मंडल से यदुवंशी राजाओं की जानकारी मिलती है। राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख में कितने यदुवंशीय शासकों की जानकारी मिलती है? बताइएगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, 12। यहाँ पर ना जो राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है उसमें 12 आपकी यदुवंशीय शासकों की जानकारी मिलती है। निम्न में से किस स्थान पर राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर बनवाया था? बताइए कहाँ पर बनवाया था? सो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 7 का ऑप्शन बी, लाखा मंडल। क्या हो जाएगा बेटा? लाखा मंडल होगा। किस स्थान का प्राचीन नाम मण था? और मैंने आप लोगों को कल परसों की वीडियो में प्राचीन नाम और नए नाम, आधुनिक नाम कराए हैं, तो मण भी बताया था और फर्स्ट क्वेश्चन मण आपका उसमें था। तो मण जो है ये है लाखा मंडल का प्राचीन नाम। अब मैंने आपको माणा का, गोपेश्वर, ऋषिकेश, इन सब का नाम बताया था। अब मुझे फटाफट बता दो गोपेश्वर को क्या कहा गया है, माणा को क्या कहा गया है, ऋषिकेश का पुराना नाम क्या है? उत्तरी नाग वंश के शक्तिशाली शासक कौन थे? तो उत्तरी नाग वंश के जो शक्तिशाली शासक थे वो कौन थे? गणपति नाग। कौन थे? गणपति नाग। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, नागों की पुष्टि कौन से अभिलेख से मिलती है? नागों की जो पुष्टि है, नाग वंश उत्तराखंड में 6वीं से 7वीं सदी में रहा था अस्तित्व में, और इनकी जो पुष्टि है वो गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है ना वहां से मिलती है। गोपेश्वर त्रिशूल में 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। पहला है स्कंद नाग, गणपति नाग, विभु नाग और अंशु नाग।
और लेख में उल्लेख किया गया है कि जो गणपति नाग है उसने अपने दूसरे राज्यवंश में रुद्र महालय के सामने शक्ति यानी कि त्रिशूल की स्थापना की थी। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? उत्तरी नागवंश के शक्तिशाली शासक कौन थे? तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहाँ पर ए, गणपति नाग। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? सो लिपि आपको बेटा याद रखनी है। लिपि कौन सी है? लिपि है इसमें दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। कौन सी है? दक्षिणी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं के नाम मिलते हैं? अभी बताया है, स्कंदनाग, गणपति नाग, विभुनाग और अशुनाग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 4। यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? नाग शक्ति को। किसे जाता है? नाग शक्ति को जाता है। नाग शक्ति, नागों के बाद नागों को परास्त करते हैं मौखरी, है तो स्थापित होता है मौखरी वंश। मौखरी वंश राज्य में नागों को किसने परास्त किया था? तो नागों को जो परास्त किया था वो किया था किसने? ऑप्शन ए, मौखरी वंश ने किया था। उत्तराखंड में नाग शासकों को कन्नौज का था ये मौखरी वंश, इसने यहाँ पर परास्त किया। और मौखरी वंश का जो अंतिम शासक था वो था ग्रहवर्मन। आपसे पूछा है कि मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए, ग्रहवर्मन। निम्न में से किन्होंने आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा है? किसने कहा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का बी, कनिंघम ने। किसने कहा है? कनिंघम ने कहा है। किस व्यक्ति ने हरिद्वार को मोयूलो एवं गंगा को महाभद्रा कहा है? नाम लिया था मैंने इनका। आंसर सी, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? किसके टाइम पर आया था? हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। आगे क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्न में से किसको पोलीहीमोपुलो कहा है? पोलीहीमोपुलो कहा है, बताओ यहाँ पर कौन से क्षेत्र को कहा है? ब्रह्मपुर, ऑप्शन डी हिमालय को कहा है, ऑप्शन डी हिमालय। क्या हो जाएगा? 17 का डी। किस व्यक्ति ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है? तो 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख जो किया है वो किसने किया है? ऑप्शन ए, ह्वेनसांग ने किया है। जो ग्रहवर्मा था ना, देखो ये हर्षवर्धन ह्वेनसांग आ रहा है, तो जो ग्रहवर्मा मौखरी वंश, कन्नौज का मौखरी वंश था, उसकी हत्या मौखरी राज उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गई थी। तो हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट थे, उनके द्वारा हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी गई है। हर्षकालीन चीनी यात्री था ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के टाइम पर आया था कौन? चीनी यात्री ह्वेनसांग। इसने हिमालय को पोलीहीमोपुलो कहा, यानी कि ब्रह्मपुर राज्य कहा था। ह्वेनसांग ने 5 बौद्ध विहारों का उल्लेख किया। कलिंगम के अकॉर्डिंग आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले जो संपूर्ण भूभाग है इसे ब्रह्मपुर कहा गया है। ह्वेनसांग ने गंगा को क्या कहा है? महाभद्रा, बहुत पूछा जाता है। और हरिद्वार के लिए मोयूलो कहा था, जिसका मतलब होता है जिसका क्षेत्रफल जो था ना, जिसका क्षेत्रफल था 20 ली। एक चीनी माप होता है 20 ली। आगे यहाँ पर देखो, हर्ष के पश्चात हिमालय क्षेत्र किन 3 राज्यों का वर्णन ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत से मिलता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे डी। तो ये शत्रुघ्न, गोविशाण, ब्रह्मपुर, ऑल ऑफ दीज आपका क्या हो जाएगा? 19 का डी। और किस व्यक्ति ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया था? ह्वेनसांग ने किया था। हर्ष के पश्चात हिमालय क्षेत्र किन राज्यों में टूटा था? हर्ष के बाद हिमालय जो है हिमालय क्षेत्र किन राज्यों में टूटा था? तो राज्य आपको याद रखना है 20 का ऑप्शन डी। देखो भाई, ब्रह्मपुर के रूप में टूटा था, शत्रुघ्न और गोविशाण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका सही होगा। इन तीनों राज्यों का जो वर्णन है ह्वेनसांग का जो यात्रा वृतांत क्या है? सीयू की।
ठीक है ना, सियुकी से मिलता है। और इसने इनमें सबसे बड़ा, इन 3 राज्यों में सबसे बड़ा जो है ब्रह्मपुर को बताया। आगे यहाँ पर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य पौरवों के अधीन था? पौरवों के अधीन कौन सा था? हर्षवर्धन के मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेख में पौरव वंश की जानकारी भी मिलती है, ठीक है ना। कौन से राज्य पौरवों के अधीन थे? तो अधीन याद रखना है, ऑप्शन हो जाएगा बी ब्रह्मपुर। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुर अधीन था। पौरव वंश के संस्थापक कौन है? अब आती है पौरव वंश। पौरव वंश की जो जानकारी है वो हर्षवर्धन का जो मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेख है वहां से मिलती है। मार्कंडेय पुराण और बृहद संहिता में पर्वताकार राज्य का उल्लेख मिलता है। आगे है ब्रह्मपुर राज्य का पौरव वंश। हिमालय के 3 राज्यों में ब्रह्मपुर सबसे ज्यादा विस्तृत माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस पर पौरव वंश का शासन था, है ना। पौरव जो ब्रह्मपुर था, ब्रह्मपुर आज गंगा नदी से लेकर करनाली नदी तक विस्तृत ब्रह्मपुर नरेश सोन वंशीय पौरव राजा थे। आगे क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पर करते रहते हैं। पौरव वंश के संस्थापक कौन थे? पौरव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए विष्णुवर्मन। विष्णुवर्मन को जो है ना, विष्णुवर्मन प्रथम के बाद वृषवर्मन, अग्निवर्मन, धूतिवर्मन शासकों का यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो विष्णुवर्मन प्रथम जो था वो पहला पौरव वंश का संस्थापक था। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई थी? तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध जो है पौरव वंश और ब्रह्मपुर राज्य से था। अल्मोड़ा से प्राप्त होता है तालेश्वर। और आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन सी 1915। क्या हो जाएगा? 1915 आपका यहाँ पर सही होगा। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज 1915 में हुई है। और जो तालेश्वर ताम्रपत्र है ना, अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है? पौरव और ब्रह्मपुर राज्य से है। किस वंश के शासक राज्य को पर्वताकार कहते थे? पौरव वंश, ऑप्शन ए। पौरव वंश के ताम्रपत्र में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? तो याद रखना है 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। तालेश्वर ताम्रपत्र कौन से जनपद से मिले थे? बताओ। अल्मोड़ा। निम्न में से पौरव वंश का शासनकाल जो है कब से कब तक रहा है? 6वीं से 8वीं शताब्दी तक। 6वीं से 8वीं शताब्दी तक। वीरणेश्वर स्वामी किस वंश के कुल देवता थे? वीरणेश्वर स्वामी वीरणेश्वर स्वामी जो थे ये पौरव वंश के क्या थे? कुल देवता थे। और पौरव वंश के जो शासक थे इनकी उपाधि महाराजाधिराज परम भट्टारक थी, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन आपका, पौरव वंश के जो सेना नायक था, पौरव वंश का जो सेना नायक था उसे क्या कहा जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी बलाध्यक्ष। बलाध्यक्ष पौरव वंश का सेना नायक होता था। राजमात्या जो पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए क्या कहा गया? राजमात्या कहा गया, ठीक है ना, राजमात्या। पौरव शासकों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? कोट कहते हैं। और राजकुमार के लिए राजपुत्र का यूज यहाँ पर होता था। पौरव वंश का सेनानायक बलाध्यक्ष। पौरव वंश के सभी मंत्रियों को राजमात्या कहा जाता था। एक होता है संधि विग्रहिक। क्या होता है? संधि विग्रहिक। तो संधि विग्रहिक को विदेश मंत्री। और द्विवीरपति लेखक वर्ग का प्रधान। और जमनपति जो होता था पदांतिक सेना का मुख्य होता था। और पौरव शासकों के आय का स्रोत भूमिकर था, यह आपको याद रखना है, जिसे भाग कहते थे। क्या कहते थे? भाग। और गुप्तचर का कार्य कटुक करते थे। कौन करते थे गुप्तचर का काम? कटुक। भूकर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है पौरव टाइम पे? पौरव वंश में भागिक कहते हैं। पौरव काल में कितने प्रकार की भूमि होती थी? 2। एक होती थी केदार भूमि और दूसरी होती थी सारी भूमि। क्या? केदार और सारी।
सिंचित भूमि को केदार और असिंचित भूमि को सारी कहा जाता है। अच्छा, पौरव वंश में भूमि मापन के लिए किसका यूज किया गया? द्रोण वापम, द्रोण वापम, खारी वापम, क्या है बेटा? खारी वापम, कुलिया वापम विधि। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखने हैं इनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं 29 से। तो पौरव वंश के सेना नायक को बलाध्यक्ष, है ना। आगे है, किस वंश के शासकों को निवास स्थान जो है वो कोट कहलाता है? मैंने अभी आपको बताया है, अब 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। पौरव, पौरव शासन के समय भाग में निम्न में से क्या कहलाता था? तो भाग, समय भाग निम्न में से क्या कहलाता था? भूमिकर। भूकर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? भूकर वसूलने वाले अधिकारी को भागिक कहते थे। पौरव प्रशासन के समय भूमि मापन हेतु किन विधियों का प्रयोग? तो 3 विधियां होती थी, एक द्रोण वापम, खारी वापम और कुलिया वापम। आंसर हो जाएगा डी आपका सही। आगे है, निम्न में केदार और सारी क्या थी? तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो केदार और जो सारी थी ये क्या होते थे? ये भूमि की क्या होती थी? एक 2 तरह की भूमि होती थी, एक होती थी केदार और एक होती थी सारी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का ए। निम्न में केदार भूमि जो है वो कौन सी है? केदार भूमि 35 का भी देखो, केदार भूमि जो होती है ना वो सिंचित भूमि को, और सारी भूमि असिंचित भूमि। असिंचित भूमि कौन सी होती है? सारी। निम्न में उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, देखो राजनीतिक राजवंश की बात करूं तो वो था कुणिंद, और ऐतिहासिक राजवंश की मैं बात करूं तो ऐतिहासिक राजवंश जो था ना वो था आपका कार्तिकेयपुर। कौन सा था बेटा? कार्तिकेयपुर आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो कार्तिकेयपुर से हम यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। और कार्तिकेयपुर राजवंश काल में ही किसका आगमन हुआ था? आदिगुरु शंकराचार्य का। आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का जो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कब जो है शिलान्यास करा था या उसका उद्घाटन किया था? तो आपको याद रखना है नवंबर 2021 में किया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऐसा माना जाता है कि जो आदिगुरु शंकराचार्य थे वो कार्तिकेयपुर राजवंश के टाइम पर ही आए थे, ठीक है। और 820 में केदारनाथ में देह त्यागा था। उस समय उनकी जो आयु थी वो मात्र 32 वर्ष थी। आदिगुरु शंकराचार्य ईस्ट गण के समय उत्तराखंड आए थे। किसके समय? ईस्ट गण के टाइम पर, ठीक है। आदिगुरु शंकराचार्य किसके प्रतिपादक माने जाते हैं? अद्वैतवाद के। अद्वैतवाद के आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा पूरे भारत में कितने मठों की स्थापना की गई है? 4, ज्योतिर्मठ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? केरल के कलाड़ी में, है ना। आदिगुरु शंकराचार्य के पिता शिवगुरु और माता सुभद्रा थी। तो ये किसके टाइम पर आए? राजा कौन था? इस तरीके से क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये किसके प्रतिपादक थे? तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है कौन सा कि निम्न में से उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? इनकी जो राजधानी थी ना, इस वंश में 3 परिवार 14 नरेश थे। इनकी जो स्टार्टिंग राजधानी थी वो जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। तो जोशीमठ कार्तिकेयपुर यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किस व्यक्ति ने कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया है? तो कत्यूरी शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, एटकिंसन ने किया था। किसने किया था? एटकिंसन ने किया था। आगे है, कुटिला लिपि का संबंध किस वंश से है? कार्तिकेयपुर छमुना, पातर, कत्यूरी, नरेश धामदेव के समय प्रसिद्ध थी। तो याद रखना है, ऑप्शन हो जाएगा 41 का बी, नृत्यांगना। क्या थी बेटा? नृत्यांगना। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ये जो लिपि है इनकी, उसमें कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है?
कुटिला लिपि का, किसका हुआ है? कुटिला लिपि का प्रयोग किया गया है। आगे है कत्यूरी प्रशासन में कारिका होता था। कत्यूरी शासन प्रशासन जो है ना, इस प्रशासन में जो कारिका होता था वो किसे कहते थे? राजमिस्त्री को कारिका। कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक यूनिट को क्या कहते थे? तहसील स्तर की जो प्रशासनिक यूनिट हुआ करती थी उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कर्मांत। क्या कहते हैं? कर्मांत। जागेश्वर स्थित लकुलिश एवं नटराज मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ईस्टगढ़ ने। किसने कराया था? ईस्टगढ़ ने कराया था। जोशीमठ के पास स्थित कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कार्तिकेयपुर वंश की राजधानी थी, जहां इस वंश के कुल शासक हुए थे। कितने? 14 शासक थे। कितने थे? 14। आगे है कुमाऊं की प्रसिद्ध प्रणय गाथा राजुला मालुशाही है, जिसमें मालुशाही कौन था? कत्यूरी शासक धामदेव का बेटा। सिरमौर शासक देवपाल की जानकारी मुस्लिम ग्रंथ में मिलती है। तो सिरमौर शासक देवपाल की जानकारी मुस्लिम ग्रंथ में मिलती है कौन से? तबकात-ए नाशरी। किस में मिलती है? तबकात-ए नाशरी में मिलती है। आगे है किस वंश के लिए कुमाऊं में आज एक कहावत प्रचलित है? इस वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई थी। तो ये हो जाएगा सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई थी। ऑप्शन बी कार्तिकेयपुर वंश। किसके लिए कहा गया है? ये कार्तिकेयपुर वंश के लिए कहा गया है। और कार्तिकेयपुर वंश जो है ना, इस कार्तिकेयपुर वंश के 9 क्या मिलते हैं? अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनकी स्टार्टिंग में राजधानी तो जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर। इनकी जो दूसरी राजधानी बनती है वो अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी में बैजनाथ के पास बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर में थी। तो ये भी आपको याद रखना है ना। और इसके अलावा आगे चलते हैं हम। फिर से आपके क्या हो रहे हैं क्वेश्चन आपके हैं फर्स्ट। फिर से आपका ये तीसरा सेट, इसी में आपका ऐतिहासिक इतिहास जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। फटाफट से क्या कर दो मेरे भुला भुलियो, क्या कर दो भैया, वीडियो को लाइक और शेयर कर। ये आपका लास्ट रहने वाला है, इसमें 46 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम चंदों को कवर करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट को रिवीजन करते हुए चलेंगे। कार्तिकेयपुर वंश के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं बताइए। अभी मैंने बताया था ना, कितने अभिलेख मिले हैं? 9 अभिलेख मिले। कितने मिले हैं? 9 अभिलेख। निम्न में से किस स्थान से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं? सो 2 का हो जाएगा यहाँ पर। देखो भाई, बागेश्वर, पांडुकेश्वर, बागेश्वर और पांडुकेश्वर, कंडारा और बैजनाथ, इन सभी से मिले हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों का? उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ललित सुरदेव से है। किससे है? ललित सुरदेव से है। आगे क्वेश्चन है, भूदेव से संबंधित ताम्रपत्र कौन सा है? सो 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी, बागेश्वर ताम्रपत्र। अब मैं बता दूं कि जो आपका कार्तिकेयपुर राजवंश था ना, इसमें 3 परिवारों ने शासन किया और 3 परिवारों के टोटल 14 राजाओं ने शासन किया। पहला परिवार इसमें आपका आता है, पहले परिवार का जो शासक था वो था बसंत देव। कौन था बेटा? बसंत देव। इस वंश के राजा बसंत देव ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि धारण। बागेश्वर लेख बताता है कि बसंत देव ने एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक गांव क्या दिया था? गांव दान में दिया। और जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है ना, उसका निर्माण भी किसने कराया है? बसंत देव ने ही कराया है, याद रखना है। इसके बाद जो राजा बनता है बसंत देव के बाद खरपर देव बनता है। खरपर देव के बाद, खरपर देव माना जाता है किसके समकालीन? यशोवर्मन। कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन, इनके समकालीन था खरपर देव। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका आता है कि
खरपरदेव जो था वो किस राजा के समकालीन था? तो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। खरपरदेव का पुत्र था कल्याण राज। कौन था? कल्याण राज। तो खरपरदेव, बसंतदेव, बसंतदेव के बाद खरपरदेव, खरपरदेव के बाद कल्याण राज आता है। और बागेश्वर लेख के अकॉर्डिंग ही खरपरदेव वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो अंतिम शासक याद रखना है त्रिभुवन राज था, जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। त्रिभुवन राज ने व्याघेश्वर मंदिर के लिए भूमि को दान दिया था एवं किरातों से संधि भी किसने करी थी? तो ये कार्तिकेयपुर का ही पहले परिवार का अंतिम राजा त्रिभुवन, जो कि कल्याण राज के बाद और भी रहे थे, लेकिन उनके बाद जो अंतिम रहा है वो रहा है आपका त्रिभुवन राज। उसके बाद होता है सेकंड परिवार, और सेकंड परिवार नालंदा अभिलेख के अनुसार बंगाल के पास बंगाल के जो पाल शासक थे ना वो थे धर्मपाल। इन्होंने गढ़वाल पर क्या कर दिया? अटैक। जब गढ़वाल पर अटैक किया ठीक है ना, उसके बाद कार्तिकेयपुर राज्य का दूसरा परिवार स्टार्ट होता है जिसका शासक था निम्बर। कौन था? निम्बर। ठीक है ना। निम्बर के बाद उसका बेटा आता है ईस्ट गणदेव। कौन आता है? ईस्ट गणदेव आता है। और ईस्ट गणदेव के बाद ईस्ट गणदेव, और क्या याद रखना है ईस्ट गणदेव को? ईस्ट गणदेव कत्यूरी राजवंश का पहला शासक था, जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में क्या करा था? बांधने का काम किया था। और ईस्टगण ही वो शासक था जिसने जागेश्वर में नव दुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश और नटराज के मंदिर भी क्या करे थे? बनाए थे। और जो आपका निम्बर और ईष्टगण देव थे ना, दोनों ही शैव धर्म को मानते थे। ईष्टगण के बाद निम्बर, निम्बर के बाद ईष्टगण, ईष्टगण के बाद आता है ललितसुर। ठीक है, ललितसुर देव आता है। और ललितसुर देव के टाइम पर ही मैंने आपको बताया था आदिगुरु शंकराचार्य ललितसुर देव के पिता के यानी कि ईष्टगण के टाइम पर आए थे। तो ईष्टगण के टाइम पर कौन आए थे? आदिगुरु शंकराचार्य। उसके बाद ईष्टगण के बाद ललितसुर बनता है ना। ललितसुर देव आपको याद रखना है, इसके 2 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। जो आपका ललितसुर देव है, ललितसुर देव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कली कलंक पंक में मग्न धरती उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है। किसे? ललितसुर देव को। सर्वाधिक ताम्रपत्र भी इसी के मिलते हैं, है ना। ललितसुर के बाद याद रखना है बैजनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो ललित पुत्र भूदेव ने कराया। तो इसका बेटा आता है भूदेव। भूदेव ने ही बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया। एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा शासक था, कत्यूरी शासक या कार्तिकेयपुर राजवंश का ऐसा कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म का विरोधी था? तो वो भूदेव ही था, जो कि ललितसुर का बेटा था। और इसे बागेश्वर शिलालेख में परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा गया। आपसे पूछेगा कि कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसको बागेश्वर शिलालेख में परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा गया है? तो आप कहेंगे भूदेव। उसके बाद आता है तीसरा परिवार। तीसरा परिवार सलोणादित्य वंश की स्थापना सलोणादित्य के पुत्र इच्छर देव ने की थी। किसने करी थी? इच्छर देव ने। और जानकारी कहाँ से मिलती है? बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। इच्छर देव के बाद देशत देव और परमदेव शासक बनते हैं। देशत देव को दीन दुखियों का रक्षक और स्वर्णदाता कहते हैं। ठीक है ना। और लास्ट में आपको याद रखना है शासक तो बनते रहते हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद आता है इसी सलोणादित्य का अंतिम शासक था सुभिक्ष राजदेव। ठीक है, कौन था? सुभिक्ष राजदेव था कार्तिकेयपुर का अंतिम शासक, और सलोणादित्य वंश का अंतिम शासक सुभिक्ष राजदेव था, जो कि 14वां कत्यूरी शासक था। इसने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर के उपखंड सुभिक्षपुर में बनाई थी। तो ये आपको इनके बारे में याद रखना है। सुभिक्ष राजदेव के किसी वंशज ने कुमाऊं की गोमती घाटी में राजधानी भी बनाई, जिसका नाम बैजनाथ लेखों में बैधनाथ कार्तिकेयपुर मिलता है। चलो भाई आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है?
कि निम्न कार्तिकेयपुर वंश के कितने अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो आप कहेंगे कि कितने अभिलेख प्राप्त होते हैं भाई कार्तिकेयपुर के। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ऑप्शन 9। निम्न में से किस स्थान से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं? बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, वैजनाथ। ये तो हो गया था ऑप्शन डी। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक से संबंधित है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किससे संबंधित है बताओ? आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ललित शुरदेव। भूदेव से संबंधित ताम्रपत्र कौन सा है? बागेश्वर ताम्रपत्र। नेक्स्ट है कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार के संस्थापक। अब जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है मोस्टली मैंने बताए हैं, आगे भी बताते रहेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा। ऑप्शन हो जाएगा ये, बसंत देव। जोशी मठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने कराई? बसंत देव। निम्न में से किस लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव जो है वो दान में दिया था? तो याद रखना है 7 का ऑप्शन सी आपका बागेश्वर लेख कहता है। कौन सा लेख कहता है? बागेश्वर लेख कहता है कि स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया। निम्न में से कौन सा शासक कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था? तो यशोवर्मन के समकालीन मैंने बताया था आप लोगों को, कौन था? खरपरदेव, जो कि आपका किसका बेटा था बताओ? बसंत देव के बाद बनता है राजा। तो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन कौन था? आंसर हो जाएगा 8 का यहाँ पर बी, खरपरदेव। क्या हो जाएगा? खरपरदेव। निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है? कल्हण कृत राज तरंगिणी। कल्हण के द्वारा रची गई राज तरंगिणी में इसका उल्लेख मिलता है, जो कि कश्मीर का एक इतिहासकार था। किस वंश के शासक बसंत देव ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि क्या करी थी? धारण। तो आपको याद रखना है कार्तिकेयपुर वंश। कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक कौन था? ऑप्शन हो जाएगा 11 का सी, निम्बरदेव। राजा निम्बरदेव की पत्नी का नाम पूछा है, तो इनकी पत्नी का नाम आप याद कर लेना, नासू देवी था। कौन था? नासू देवी इनकी पत्नी का नाम था, और ये शैव धर्म को मानते थे। इनके बाद इनका बेटा ईष्टगण देव बनता है। ईष्टगण के टाइम पर ही कौन आते हैं? आदिगुरु शंकराचार्य आते हैं। निम्न में से समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास भी किसने किया था? ईष्टगण देव ने ही किया था। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए? सबसे ज्यादा ताम्रपत्र ललित सुरदेव। कौन थे बेटा? ललित सुरदेव। ईष्टगण के बाद आता है ललित सुर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बैजनाथ का जो निर्माण कराया था भूदेव ने कराया था। और भूदेव कौन था बताओ? बताया था ना, भूदेव ललित पुत्र था, ललित सुरदेव का बेटा था, इसी ने कराया था। और बुद्ध धर्म का क्या था? ये विरोधी था। बागेश्वर शिलालेख में इसे परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा गया है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कली कलंक पंक में मग्न धरती के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है? आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन ए, ललित सुरदेव। निम्न में बौद्ध धर्म विरोधी किस शासक ने बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण की थी? बुद्ध श्रमण रिपु है वैसे, ठीक है ना। शत्रु की उपाधि धारण करी थी। ऑप्शन सी भूदेव आपका सही होगा। सलोणादित्य वंश तीसरा परिवार, इसकी स्थापना किसने की थी? इच्छर देव ने की थी। किसने? इच्छर देव ने की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से देशदेव, परमदेव, इच्छरदेव किस वंश के शासक थे? तो ये कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश के ही सलोणादित्य वंश यानी कि तीसरा परिवार। ऑप्शन ए। सलोणादित्य वंश का अंतिम शासक मैंने बताया था, सलोणादित्य वंश का अंतिम शासक था इनमें से कौन?
20 का आंसर डी, बिकॉज सुभिक्ष राजदेव था। कौन था? सुभिक्ष राजदेव। आगे है, किस वंश के शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था? और ये आगमन हुआ था, शासक था ईष्टगण, और ईष्टगण की अगर बात करें तो वो दूसरे परिवार का शासक निम्बर देव का बेटा था, कार्तिकेयपुर। ऑप्शन ए क्या होगा सही। निम्न में से अद्वैतवाद, मैंने कहा था जो गुरु शंकराचार्य थे वो अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? शंकराचार्य जी। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म मैंने बताया था साउथ इंडिया में चेर साम्राज्य के अधीन थे, जिनके गुरु गोविंद स्वामी जी थे। ठीक है ना। शंकराचार्य का जन्म केरल के कलाड़ी में हुआ था। निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन करना है तो कीजिएगा असंगत का चयन। 24 शंकराचार्य जी का जन्म, देखो भाई, शंकराचार्य जी की जो माता थी सुभद्रा और पिता थे शिवगुरु, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, कलाड़ी में। तो यही आपका क्या है? रॉन्ग है, असत्य है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो समाधि स्थल आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 का ए, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। शंकराचार्य के द्वारा केदारनाथ में देह त्याग कब किया गया था? इन्होंने जो देह त्यागा था मात्र 32 वर्ष की उम्र में, 820 ईस्वी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। किस कार्तिकेयपुर शासक के समय उत्तराखंड में शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था? किसके टाइम पर हुआ? 27 का ए आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, ईस्ट गणदेव। क्या हो जाएगा? ईस्ट गणदेव सी। किनके अनुसार कार्तिकेयपुर शासक मूलतः अयोध्या के थे? तो अयोध्या का इनको कौन बताता है? बताओ। 28 का यहाँ पर सही आंसर होगा ए। क्या हो जाएगा? ए, लक्ष्मी दत्त जोशी। 28 का ए सही होगा। निम्न में से कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा क्या थी? कार्तिकेयपुर शासकों की जो राजभाषा थी वो क्या थी? 29 ऑप्शन बी संस्कृत थी। क्या थी बेटा? 29 बी संस्कृत। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजभाषा थी, मैं इनके बारे में बता दूं कि इनकी जो भाषा थी, राजभाषा है ना, राजभाषा थी संस्कृत, लोक भाषा थी पाली। क्या थी? लोक भाषा पाली, राजभाषा संस्कृत थी। कत्यूरी कालीन मंदिर कौन सा है? तो कत्यूरी कालीन मंदिर आपको बताना है। तो कत्यूरी कालीन जो मंदिर थे ना वो दो प्रकार के थे, एक थे छत्रयुक्त और दूसरे थे शिखर युक्त। आंसर सी और ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों ही सही हैं। जिसमें छत्रयुक्त प्रकार के जो मंदिर थे उन्हें पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की किन शासकों की लोक भाषा पाली थी? बताइएगा, मैंने अभी बताया है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कार्तिकेयपुर। किसके अनुसार कार्तिकेयपुर राजाओं को मूलतः अयोध्या माना गया है? लक्ष्मीदत्त जोशी। किसके अनुसार कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी माना गया है? बद्रीदत्त पांडे के अकॉर्डिंग। कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी कौन मानते हैं? बद्रीदत्त पांडे मानते हैं। लक्ष्मीदत्त जोशी ने अयोध्या का निवासी मूलतः अयोध्या के मानते हैं। निम्न में से किस प्रकार के मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता है? तो एक आपका है कौन सा भाई? 33 का ऑप्शन हो जाएगा बी, छत्रयुक्त। कत्यूरियों का भूमि मापन नामक अधिकारी। अब भूमि मापन अधिकारी की मैं बात करूं तो भूमि मापन अधिकारी जो था ना वो कौन था? प्रभातर। क्या था? प्रभातर। प्रभातर जो होता था वो भूमि मापन अधिकारी होता था। प्रांतपाल सीमाओं की रक्षा का भार इस पर होता था। घटपाल जो होता था ये गिरिद्वारों का रक्षक, और वर्मपाल जो होता था ये सीमावर्ती मार्ग आवागमन में व्यक्तियों पर निगरानी रखता था। एक होता था नरपति। नरपति का काम नदी घाटों पर आगमन सुविधा और कर वसूली का होता था, है ना। तो आंसर यहाँ पर, हाँ भाई,
इसका तो क्वेश्चन नंबर 35 में ए का हो जाएगा 4, तो ए की ऑप्शन में आ रहा है और ऑप्शन है ए, ठीक है ना। वर्मपाल अभी बताया है, सीमावर्ती मार्ग आवागमन है ना, निगरानी का काम करता था ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। और प्रांतपाल का काम सीमाओं की सुरक्षा भार था, और घटपाल का गिरिद्वार के रक्षक था। कार्तिकेयपुर सेना कितने भागों में बांटी गई थी, तो कार्तिकेयपुर की जो सेना थी इसे कितने भागों में बांटा गया था? तो याद रखना है 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया था, है ना। कितने भागों में बांटा गया था सेना को? 4 भागों में। और अंगों के जो ये 4 सेना अंगों का प्रधान होता था, इन चारों सेनाओं का प्रधान महासामंत कहलाता था। क्या कहलाता? महासामंत कहलाता था। और ये जो 4 थे, एक था पैदल सेना, तो उसे पादांती कहते थे, नायक गौलमिक होता था। अश्वारोही जो है सर्वोच्च नायक अश्वबलाधिकृत, नायक हस्ती बलाधिकृत गजारोही, और उष्टारोही नायक उष्ट बलाधिकारी। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया है, ऑप्शन ए। कत्यूरी शासन में आय के साधन क्या थे? आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो आय के यहाँ पर जो प्रमुख साधन थे वो थे कृषि, वन और खनिज संपदा, है ना, खनिज संपदा। तो ऑप्शन ए और सी, ए और बी हो जाएगा ऑप्शन सी। कत्यूरी शासन में खनिज एवं वनों की रक्षाकर्ता को क्या कहा जाता था? तो याद रखना है, इसे कहते थे क्या? खंडपति। जो वनों का क्या करता था? वनों की रक्षा करता था, उसे खंडपति कहते थे, है ना। और राज्य की कृषि की उन्नति का ध्यान रखने वाले को क्षेत्रपाल कहते थे। और भूमि के अभिलेख जो रखता था उसे उपचारिक या पटकोषचारिक कहते थे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। करों की वसूली के लिए भोगपति और शौलिक नामक 2 नामक अधिकारियों का वर्णन मिलता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन, प्रजा से विष्टि या बेगार निम्न में से कौन सा अधिकारी लेता था? प्रजा से विष्टि और बेगार कौन सा अधिकारी लेता था? भाट और चाट। ऑप्शन ए और बी आपका सही होगा। आगे है कि राज्यों में कृषि की उन्नति का ध्यान कौन रखता था? मैंने अभी बताया था, ऑप्शन बी क्षेत्रपाल। कौन रखता था? क्षेत्रपाल। कत्यूरी काल में प्रांतों को किस भाग में बांटा गया? कत्यूरी काल में प्रांतों को किस भाग में बांटा गया है? विषय और जिला, ए और बी दोनों ही यहाँ पर आंसर होगा। कत्यूरी राज्य में प्रांतों का शासन कौन चलाता था? तो कौन चलाता था? कत्यूरी राज्य में प्रांतों का शासन कौन चलाता था? उपरीक यानी कि राज्यपाल चलाता था। कौन चलाता था? उपरीक राज्यपाल। किन शासकों की जानकारी लोक गाथाओं एवं जानकारों से जागरों से मिलती है? तो याद रखना है, लोक गाथाओं और जागरों से मिलती है जानकारी। किसकी? मध्यकालीन कत्यूरी शासकों की। ऑप्शन बी आपका सही होगा, बी। नेक्स्ट है आपका, अशांति देव राजवंश की स्थापना किसने की थी? अशांति देव राजवंश की स्थापना किसने की थी? 46 का ए हो जाएगा अशांति देव। अशांति देव राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन बी जोशीमठ में थी। कहाँ पर थी? जोशीमठ। आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो ये भाई आपका जो है ये आप लोगों का कंप्लीटली जो ऐतिहासिक इतिहास था ना आप लोगों का, प्रागैतिहासिक और आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये तीनों ही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद इसी में हम कंटिन्यू करेंगे इसी में कंटिन्यू करेंगे किसे हम चंद वंश को भी इसी में कंप्लीट करेंगे। बट आपको ध्यान रखना है, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ही अच्छे लेवल के आप लोगों के क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका इसमें हिस्ट्री में वीडियो रहेगा वो चंद वंश और उनकी शासन प्रशासन प्रणाली को हम कवर करेंगे। एक वीडियो में पूरा ये कवर हो जाएगा। तो ज़रूर आप बताइएगा आप लोगों को सेशन कैसा लगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है ना, मतलब आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताना है, बस फीडबैक देना है। सेशन कैसा लगा इसी को कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।